नमस्कार, मेरा नाम ईवा बडोला है। मैं उत्तराखंड राज्य देहरादून की प्रवासी हूँ। पहले तो मैं पब्लिकेशन हाउस समय साक्षी को अपना धन्यवाद देना चाहूँगी मुझे इस प्लेटफॉर्म में आमंत्रित करने के लिए। मैं आपका कुछ महत्वपूर्ण समय लूँगी, विमर्श करना चाहूँगी एक बहुत ही ज्वलंत और महत्वपूर्ण विषय पर, जो है प्राकृतिक संसाधन और जलवायु परिवर्तन। अगर हम पर्यावरण को उसके संपूर्ण रूप में यानी एक होलिस्टिक प्रोसेस से देखें तो हम पाएंगे कि जो पर्यावरण है वो दो प्रकार से विभाजित है। एक ओर तो हमारे जैविक अंग हैं, चाहे आपके चारों ओर के जीव जंतु, पौधे, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, ना दिखने वाले माइक्रोब्स, और दूसरी तरफ आपके चारों ओर का वायुमंडल, वायुमंडल की गैसें, धरती, मिट्टी, पानी इत्यादि। तो ये दोनों जैविक और अजैविक अंग, जिसको आप बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स कह लीजिए, ये दोनों हमारे संसाधन हैं। चाहे हमारे बर्फीले पहाड़ हो गए, चाहे जंगल, चारागाह, नीचे की तरफ रेगिस्तान, समुद्र, ये सब मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी हैं। तो ये हमारे संसाधन हैं। अब इन तत्वों को, या फिर आप इनको संसाधन कह लीजिए, ये जो कंपोनेंट्स हैं ये आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि परस्पर एक दूसरे पे प्रभाव डालते रहते हैं। ये आपस में इंटरैक्ट करते रहते हैं, एक सहभागिता सी बनाए रखते हैं। उदाहरण दूंगी मैं आपको एक छोटी सी मछली का। एक छोटी सी मछली एक तालाब में रहती है। अब वो जो मछली है तालाब में रहने वाली, वो आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि और जीवों के साथ और तत्वों के साथ इंटरैक्ट करती रहती है परस्पर। जैसे छोटी मछली जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स हैं, जिनको हम एल्गी कहते हैं, उनको खाती है। अब उस छोटी मछली को बड़ी मछलियां खाती हैं और उस बड़ी मछली को हम खाते हैं। तो एक तरह से आप पाएंगे कि हम एक श्रृंखला में बंधे हुए हैं। तो देखिए, उस छोटी सी मछली के लिए, उस तालाब में रहने वाली मछली के लिए, पानी में घुली हुई जो ऑक्सीजन है उसकी उपस्थिति, जो दूसरे तरह के ऑर्गेनिज्म हैं उनकी उपस्थिति, और साथ ही साथ जो वहाँ पानी में जो पोषण तत्व हैं उनकी उपस्थिति, ये सभी कारण उसके जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। तो आप पाएंगे कि प्रकृति में जितने भी सारे तत्व हैं, हम सभी इस निर्भरता के जो सूत्र है उसमें बंधे हुए हैं। देखिए, जो मॉडर्न मैन है वो कहाँ से, हम मॉडर्न मैन कहलाते हैं अपने आप को। हम आदि मानव थे एक समय पे। कंद मूल खोद के खाया करते थे, जो जंगली फल दिखते थे उनको तोड़ के खाते थे। फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन प्रोसेस हुआ। 2 मिलियन साल पहले मनुष्य ने हंटिंग करना सीखा, शिकार करना सीखा। फिर धीरे धीरे मानव ने आग जलाना शुरू किया, और आप इतिहास को देखें तो तकरीबन 2,50,000 साल पहले आपको निएंडरथाल काल में पहला चूल्हा दिख जाएगा। और आज भी हमारे भारत में बहुत सारी ट्राइब्स हैं जो छोटे छोटे हंटिंग यानी शिकार छोटे लेवल पे, या फिर नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को जंगल से निकाल के, मतलब उस पे निर्भर है, तो उसी के थ्रू अपना मूलभूत गुजारा कर रही हैं। फिर अगर हम इवोल्यूशन को देखें तो मेसोलिथिक हंटर्स आए, और मेसोलिथिक हंटर्स ने पहली बार जो डॉग्स थे, भेड़ थी, कैटल था, उनको एक तरह से डोमेस्टिकेट करने, उनका पालन करना शुरू किया। मगर अगर मैं आपको एग्रीकल्चर की यानी कृषि का इतिहास बताऊं तो पाएंगे ये 3200 साल से ज्यादा पुराना नहीं है। मगर इस 3200 साल के बीच में इतने सारे स्टेजेस आए एग्रीकल्चर में, चाहे आपका न्यू स्टोन एज हो, ब्रॉन्ज एज हो, मेडिवल पीरियड हो। तो इस स्टेज के दौरान इतने सारे आविष्कार हुए। हमने सिंचाई करना सीखा, हल के लिए डिफरेंट तरह के उपकरण बनाना सीखा, बुलक कार्ट सीखा, सोलर कैलेंडर का आविष्कार हुआ। पर सबसे इम्पॉर्टेंट था जब हमने अपने जंगली पूर्वजों को, यानी अपनी वाइल्ड ब्रीड स्पीसीज को, हमने उनका पालन करना, उनको डोमेस्टिकेट करना सीखा, और हमने अनाज उगाना सीखा। जो अपनी जंगली मधुमक्खी थी
उनका पालन बन गया एपीकल्चर। जंगली फल थे, विभिन्न प्रकार के वाइल्ड एडिबल्स थे, वो बन गया हॉर्टिकल्चर। जंगली मुर्गी का पालन किया, वो बन गया पोल्ट्री। और जो नदियों में जो मछली पकड़ने की प्रथा थी, वो धीरे धीरे उसने एक्वाकल्चर का रूप लिया। तो इस प्रकार एक कृषि प्रधान सभ्यता धीरे धीरे निखर के आई। अब जैसे जैसे तकनीकी विकास हुआ तो एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की लहर आई, और ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन से शुरू हुआ, और धीरे धीरे ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अमेरिका भी पहुंचा। और इंडिया में अगर हम देखें तो ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तब आया जब 1854 में पहली बार मुंबई में एक कॉटन मिल खोली गई, जिसका जो स्रोत था, ऊर्जा का जो स्रोत था, वो स्टीम था, वो भाप था, यानी स्टीम पावर्ड कॉटन मिल थी वो। अब धीरे धीरे कारखाने खुले, बेहतर आमदनी के लिए, बेहतर विकल्प के लिए पलायन, जो भारत में जो पलायन था, वो गांव से शहर की तरफ होने लगा। इसमें सबसे बड़ा कदम तब आया जब इंडिया ने अपने गेट ग्लोबलाइजेशन के लिए खोले। तो ग्लोबलाइजेशन से मतलब हमारे प्रोडक्ट्स, हमारी टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जॉब्स, अब ये एक कंट्री तक, एक देश तक सीमित नहीं था, बल्कि अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज पहुंचने लगा। अब जब ये ग्लोबलाइजेशन हुआ तो इंडिया ने हमारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसके माध्यम से भारत ने जितने भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कंपनीज ने धीरे धीरे यहाँ आना शुरू किया। तो आप देखेंगे कि ये एक कदम, एक तरह से ये एक महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि तब इंडिया की जो इकोनॉमी है, जो 3.5% थी 1980 के समय, वो धीरे धीरे 7.7% हो गई 2012 तक। तो एक तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के लिए कितना महत्वपूर्ण कदम था। अब देखिए, समय के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रहा है, जिसे हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। अब जैसे जैसे मैंने बताया आपको, कारखाने खुले, बेहतर जीवन की खोज में पलायन हुआ। एक तरफ आप पाएंगे जो कृषि की जो जमीन थी, यानी एग्रीकल्चरल लैंड थी, वो सिकुड़ती गई, और दूसरी ओर जो माइग्रेंट्स है, यानी लेबर्स हैं जो गांव में रहते थे, वो धीरे धीरे बेहतर विकल्प के लिए शहर पहुंचने लगे। अब धीरे धीरे समय के साथ साथ भौतिकवाद ने, यानी मटीरियलिज्म ने तूल पकड़ा। नाना प्रकार की वस्तुएं वो मैन्युफैक्चर होने लग गई। साथ ही साथ जो हमारी घरेलू थे, तो बड़ी बड़ी जो घरेलू इंडस्ट्री है, उसके साथ साथ जो बड़ी बड़ी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं, फॉरेन इंडस्ट्रीज हैं, वो भी यहाँ पे आने लग गई। तो ऐसे में गांव से शहर नौकरी की तलाश में जाना तो स्वाभाविक ही था। अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक स्टडी को माने तो आप पाएंगे कि पूरे विश्व भर में जितने भी देश हैं, उनमें गांव से शहर की तरफ जो पलायन है वो 66% पहुंचने वाला है। जब हम कहते हैं हमारे भारत का दिल जो है वो गांव में बसता है, 70% हमारे जो लोग हैं वो गांव में बसते हैं। अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो एक समय आएगा कि ये जो आंकड़े हैं, ये जो जिस बात पे हमें नाज है, वो कहीं ना कहीं वो आंकड़े थोड़े से अलग हो जाएंगे। हाँ, अगर पोस्ट कोविड एरा की बात कर रहे हैं आप कि कोरोना के बाद क्या स्थिति होगी, आउट माइग्रेशन, इन माइग्रेशन, अब ये आंकड़े देखना एक बहुत दिलचस्प बात होगी। तो वापस मैं आपको इतिहास में ले चलती हूँ। जब इंडस्ट्रियल लहर आई, तकनीकी लहर आई, तो इसका प्रभाव हमारे कृषि पे भी पड़ा। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में इंग्लैंड में एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन आया, और 19वीं शताब्दी के मध्यकाल तक पहली बार इंग्लैंड में फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चर हुआ, जिसे कहते थे सिंगल सुपर फॉस्फेट। और ये लहर धीरे धीरे यूएसए भी पहुंची, और यूएसए में आप देखिए तो धीरे धीरे बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत सारे शोध हुए। अब फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा को नजर में रखते हुए हाइब्रिड मक्का यानी हाइब्रिड मेज या कॉर्न कह लीजिए, उसकी तकनीक, उसका जो एक वैरायटी है, हाइब्रिड तकनीक से पैदा की गई। तो यही जो हाइब्रिड वैरायटीज हैं, यही एक्सपेरिमेंट सोरगम के साथ भी हुआ, यही एक्सपेरिमेंट बाजरा के साथ भी हुआ। तो
आप देखिए एक तरफ से हमें काफ़ी सारी सफलताएं मिली हाइब्रिड के को नज़र में रखते हुए कि फसल आसानी से उगने लगी शुरुआत में। साथ ही जब दो फसलों की इनब्रीडिंग के चलते हुए उनके स्वरूप जो बीज थे वो क्लाइमेटिक तनाव को आसानी से झेलने में सक्षम हो गए। साथ ही साथ ये बीज ऐसे स्ट्रेन को चुन के, यानी ऐसी विशेषताओं को चुन के ऐसे डेवलप किए जाते थे कि ये बीमारियों के लिए एक तरह से रेसिस्टेंस, अवरोध पैदा करते थे। तो इन बीजों के थ्रू क्या हुआ, जितने भी हमारे डिजायर्ड ट्रेड्स हैं, जितनी डिजायर्ड विशेषताएं हैं, उनको लेकर हाइब्रिड पैदा किया गया। तो इसके फलस्वरूप जो जो अमेरिका था, वहां पे जो उपज थी वो ऑलमोस्ट 4 गुना बढ़ गई। परंतु ये जो हाइब्रिड है, इसके जब हम कहते हैं कुछ सफलताएं ली, तो हम देखेंगे तो इसके बहुत सारे बैकलॉग्स भी हैं, इसकी बहुत सारी विफलताएं भी हैं। हाइब्रिड बीज साइंटिफिकली प्रोड्यूस होता है सीड कंपनियों द्वारा, और ये बीज किसानों को बेचा जाता है। परंतु दिक्कत तब आती है जब इन बीजों को स्टोर करके किसान अगली पैदावार के लिए इस्तेमाल में नहीं ला सकता। हाइब्रिड तकनीक के चलते हुए, इस प्रोसेस के चलते हुए बीज की जो रिप्रोडक्शन करने की क्षमता है वो खत्म हो जाती है। साथ ही बीज कंपनियां अपनी मोनोपोली बनाने के लिए, किसानों पे डिपेंडेंसी बनाने के लिए इन बीजों को जानबूझ के स्टेरलाइज कर देती हैं। तो पारंपरिक तरीका था कि किसान अपने खेतों में बीजों को स्टोर किया करते थे और उन बीजों को अगली पैदावार के लिए इस्तेमाल किया करते थे। तो वो कहीं ना कहीं वो जो तरीका है वो नष्ट हुआ। दूसरी बात, जो हाइब्रिड बीज हैं, आप उठा लीजिए एक हाइब्रिड बीज, आप पाएंगे उसकी एक यूनिफॉर्म ट्रेट्स है, उसमें कोई डाइवर्सिटी नहीं है, बल्कि एक यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स, एक यूनिफॉर्म विशेषता लिए हुए है जो एक जैसी है। पर अगर आप पारंपरिक बीज देखेंगे तो ये बीज उस बीज से बहुत अलग होगा। जैसे एक खेत है, एक खेत में किसान है, अब किसान अपना जो बेस्ट पैदावार है, जो बेस्ट बीज है, उसको स्टोर करके रखता है ताकि वो अगली उपज के लिए उसे इस्तेमाल कर सके। ऐसा ही काम दूसरा किसान भी करता है और यही काम तीसरा भी किसान भी करता है। तो देखिए विभिन्न जगहों पे विभिन्न किसान कैसे एक तरह से डिफरेंट डाइवर्सिटी को उत्पन्न करने के लिए कितना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। तो हाइब्रिड के चलते हुए कहीं ना कहीं ये जो डाइवर्सिटी है वो लुप्त हो गई। अब मैं फिर से इतिहास में आपको ले चलती हूँ। जब इंडिया में ये लहर आई तो उस समय जो फूड सिक्योरिटी यानी हमारी खाद्य सुरक्षा थी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। देश को तब आजादी मिले हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था और वो दौर था 1965 से 66 के बीच, जब एक अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। देश में 2 हफ्तों से ज्यादा हमारे पास राशन नहीं था और ऐसे में 21 मिलियन टन गेहूं बाहर से इंपोर्ट कराना पड़ा इंडिया में। 1960s में अगर आप कुछ लोगों के, बुजुर्गों की सुने तो 1960s में मैक्सिको से एक शिप आया करती थी जिसमें पीले रंग के गेहूं और लाल रंग के गेहूं, जिसे सोनारा वैरायटी कहते हैं, वो वैरायटीज बाहर से लाई जाती थी। तो ऐसी स्थिति में इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन के आने की वजह से उसने एक प्रमुख भूमिका निभाई देश की भूखमरी को समाप्त करने के लिए और साथ ही साथ देश को एक तरह से आत्मनिर्भर करने के लिए। हम सब 70 से 80 साल हो गए हैं इस बात को, हम 70-80 साल पहले बंगाल फैमिन झेल चुके हैं, जिसमें 3 मिलियन जो जाने हैं वो गई सिर्फ फूड सिक्योरिटी ना होने की वजह से। और आज देखिए जो जनसंख्या है वो ऑलमोस्ट 4 गुना बढ़ चुकी है। तो ऐसे में खाद्य सुरक्षा का मतलब सिर्फ उपज होना ही नहीं है, सिर्फ प्रोडक्टिविटी होना ही नहीं है, बल्कि खाद्य सुरक्षा के जितने भी आयाम हैं, जितने भी डायमेंशंस हैं वो बढ़ चुके हैं। खाद्य सुरक्षा का मतलब आज एक्सेसिबिलिटी है, यानी उसको वो चीज हमें मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही, और साथ ही साथ उसकी पहुंच है। तो उपलब्धता और पहुंच, ये दोनों जो आयाम हैं, इन पे आज फूड सिक्योरिटी पे काम करना बहुत जरूरी हो गया है। अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे ज्यादा उपज चाहिए, ज्यादा मुंह है खिलाने के लिए तो ज्यादा उपज चाहिए। तो ऐसे में ज्यादा उपज के लिए फर्टिलाइजर्स का जो प्रयोग है वो बढ़ता जा रहा है। तो एक तरफ जो हमारा कृषि क्षेत्र है वो कम हो रहा है
और फर्टिलाइजर्स का प्रयोग उपज बढ़ाने के लिए बढ़ रहा है। दूसरी तरफ जिसे कहते हैं औद्योगिक विस्तार यानी इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन बढ़ रहा है, और उसके चलते हुए जितने भी कृषि लेबर हैं यानी एग्रीकल्चरल जो लेबर हैं, जो कृषि श्रम है, वो शहर की ओर पलायन कर रहा है। एक और चीज, जब सीमित क्षेत्र है उसमें तेजी से उत्पादन के लिए हाइब्रिड ईल्ड वेराइटीज हैं, हाई ईल्ड वेराइटीज, उनका जो प्रयोग है, उनका जो उपयोग है वो बढ़ता जा रहा है। साथ ही अनियमित फर्टिलाइजर्स का प्रयोग बढ़ेगा, हाई ईल्ड वेराइटीज हैं तो, और साथ ही साथ जो उसकी सिंचाई की जो मांग है वो भी बढ़ेगी, तो वाटर रिसोर्स पे जो क्राइसिस है वो भी बढ़ेगा। एक और चीज है जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का जो कृषि क्षेत्र है उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है और आगे भी पड़ेगा। जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है, अब उसमें एक स्तर पे वो कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, मगर आज कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो एक स्तर होना चाहिए उससे ज्यादा बढ़ चुकी है। तो ऐसे में देखिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो बढ़ रहा है, तो जो पत्ते हैं, पेड़ों के जो पत्ते हैं, उसमें नाइट्रोजन की जो मात्रा है, जो नाइट्रोजन कंटेंट होना चाहिए, वो ड्रॉप कर गई है, और कहीं ना कहीं जो शुगर लेवल है वो बढ़ चुका है। तो ऐसे में जो कीट हैं, जो हमारे पेस्ट हैं, वो अपनी मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए नाइट्रोजन को उन्हें पूरा करना है। उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा पत्ते खा रहे हैं। अब जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है, दूसरा इफेक्ट बताती हूँ मैं आपको। पहला कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से, दूसरा जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग के चलते हुए, हम सब देख पा रहे हैं कि सर्दियां अब उतनी तीव्र रही नहीं है, और इसके नतीजन ज्यादा जो कीड़े हैं वो कहीं ना कहीं सर्दियों को झेलने के लिए सक्षम होते जा रहे हैं, और ये ट्रेंड हमारी जो ठंडी जगह है उनके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। इसका प्रमुख उदाहरण, इसका प्रमुख इंडिकेटर हमें मिलता है लद्दाख में, जहां पे जो किसान है पिछले 1 दशक से शिकायत कर रहे हैं कि उनके यहाँ एक फंगल डिजीज येलो रस्ट बढ़ती जा रही है। अब फंगल डिजीज येलो रस्ट में क्या होता है, जो गेहूं है उसका जो पत्ता है वो पूरा पीला पड़ जाता है, और धीरे धीरे जो गेहूं की उपज है वो कम हो जाती है। अब ज्यादातर आप देखेंगे कि ये जो येलो रस्ट है, ये पठानकोट, रोपड़ और पंजाब के जिलों में, वहां के किसान इसकी शिकायत किया करते थे, मगर लद्दाख की ट्रांस हिमालयन सर्दियों में इन कीड़ों का जीवित रहना अपने आप में एक बहुत बड़ा सूचक है और एक बहुत बड़ी चुनौती की तरफ इशारा कर रहा है। तो जैसे मैंने कहा, एक तरफ जनसंख्या बढ़ रही है, उसके लिए उपज चाहिए, उसके लिए उपज बढ़ाने के लिए हमें फर्टिलाइजर्स चाहिए, और फर्टिलाइजर्स का जो उपयोग है, जो उसका प्रयोग है, वो अनियमित ढंग से हो रहा है, अनसस्टेनेबल वे से हो रहा है। और दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन के कारण जो फसल हैं उन पे जो कीटों का हमला है यानी पेस्ट अटैक है, वो बढ़ता जा रहा है, और कीटों के हमले से बचने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करना पड़ रहा है। अब आवश्यकता से अधिक पेस्टिसाइड जंगली घास यानी वीड्स को तो मारेगा ही, कीट को, पेस्ट्स को मारेगा ही, बट साथ ही साथ वो जो मिट्टी के लाभदायक कीड़े हैं, चाहे आपके केचुए हो गए, लेडी बग्स हो गई, ग्राउंड बीटर हो गया, एक लंबा सा कीड़ा होता है सॉइल सेंटीपेड्स हो गया, एक झिंगुर जैसे दिखने वाला कीड़ा है प्रेइंग मेंटिस, वो हो गया। अब ये सारे लाभदायक कीड़े हैं, ये सॉइल को, जो मिट्टी है हमारी, उसको पोषण तत्व देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो पेस्टिसाइड्स हैं उनका अनियमित तरह से इस्तेमाल हमारे उन लाभदायक कीड़ों को भी मार रहा है। और ये बात सिर्फ पेस्टिसाइड सिर्फ क्षेत्र तक, हमारे जो कृषि क्षेत्र है वहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि पेस्टिसाइड के जो कुछ तत्व हैं वो हमारे हायर फूड चेन यानी जो हमारी खाद्य श्रृंखला है उसके उच्च स्तर तक यानी उसके हाईएस्ट लेवल तक पहुंच चुके हैं। मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, एक इंसेक्टिसाइड है डीडीटी, अभी तो फिलहाल बैन हो गया है, मगर डीडीटी के छिड़काव की वजह से जो जू प्लैंक्टन्स थे यानी जो छोटे माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स थे, उनके थ्रू डीडीटी जीव जंतुओं तक यानी मछलियों तक पहुंचता था, और मछलियों के माध्यम से हमारे तक पहुंचने की कैपेबिलिटी रखता था। अब यही जो पेस्टिसाइड्स और जो फर्टिलाइजर्स हैं, ये जब बारिश आती है, बहुत तेज बारिश होती है, तो कहीं ना कहीं प्रवाहित होकर, ड्रेन होकर
जितने भी नाले हैं, जितने भी हमारे तालाब हैं, जितने भी नदियां हैं, जितने भी सी बेड्स हैं, उनमें जाके कहीं ना कहीं संचित हो जाते हैं। जैसे कि फर्टिलाइजर्स में, जो फर्टिलाइजर्स है उसमें जो हमारे फर्टिलाइजर्स देखिए, तो उसमें जो विद्यमान फास्फोरस और नाइट्रोजन है, वो जब बारिश आती है तो प्रवाहित होकर जितने भी सी बेड्स हैं या जितने भी वाटर बॉडीज हैं, उनके तलछट पे, उनके सेडिमेंट्स में जाकर संचित हो जाता है। और जब ये जाके उन तलछट पे संचित हो जाता है तो फॉस्फेट, जो एक फॉस्फेट है, वो रिलीज होता है। और उसकी वजह से जो एल्गाई है, वहाँ पे जो एल्गाई है, एल्गाई मीन्स एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है, प्लांट होता है, तो कहीं ना कहीं उसको बढ़ाने में, उसको एक अनियमित तरह से उसका ग्रोथ एक्सीलरेट करने में इस फॉस्फेट का बहुत बड़ी भूमिका होती है, जिसे हम एल्गाई ब्लूम भी कहते हैं। अब देखिए, जो प्रकृति है उसमें हर चीज की एक तरह से संतुलन होना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज का एक नियम से ज्यादा होना एक परेशानी की बात है। तो जब जरूरत से ज्यादा एल्गाई का ग्रोथ होता है, तो वो जो तालाब है उसमें कहीं ना कहीं जो ऑक्सीजन का, डिजॉल्व ऑक्सीजन का स्तर है, वो कम हो जाता है। और इसके चलते हुए जो हमारी मछलियां हैं, केकड़े हैं, क्रैब्स हैं, ऑयस्टर्स हैं, इन सब के मरने के जो चांसेस हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी सितंबर 2019 का। उस समय 3000 मछलियां मृत अवस्था में पाम्बन से रामेश्वरम के बीच में जो समुद्री तट है उसमें मरी हुई मिली। जब वैज्ञानिकों ने इसका प्रमुख कारण ढूंढा तो उन्होंने पाया कि इसका प्रमुख कारण था एल्गाई ब्लूम। आमतौर से आप वहां का समुद्र का पानी देखिए, वहां का तापमान देखिए, तो 27 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। मगर ऐसा कुछ हुआ उस दौरान कि जो टेम्परेचर है वो 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया। अब कहने को तो ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड का ही अंतर है, मगर इस 2 डिग्री सेंटीग्रेड ने कहीं ना कहीं ऐसी अनुकूलित स्थिति, एक कंड्यूसिव सिचुएशन क्रिएट कर दी एल्गाइज के लिए ग्रो करने के लिए, अननेचुरली, अप्राकृतिक तरह से वृद्धि कर दी उनकी। अब साथ ही साथ देखिए, जो गर्म पानी है वो ठंडे पानी के मुकाबले कम ऑक्सीजन को होल्ड कर सकता है। और साथ ही इस गर्म पानी ने जितनी जहरीली ब्लू ग्रीन एल्गाई थी उसको बढ़ाने के लिए एक बहुत अनुकूलित एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया। और ऑक्सीजन से वंचित ये जो मछलियां थी ये सड़ गल गई, और अब ये मछलियां किसी भी मछुआरे के कोई काम की नहीं है। तो देखिए, हम देखें अगर प्रकृति में, एक तरफ तो हम पेस्टिसाइड्स की बात कर रहे हैं, किसान जो हमारे कृषि क्षेत्र हैं वहाँ की पेस्टिसाइड्स की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर हम क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तीसरी तरफ हम मछलियों की घटना बता रहे हैं, मछुआरे की जो आमदनी है उस पर इफेक्ट पड़ा उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए, ये कहने को तो 3 अलग अलग घटनाएं हैं, मगर आप पाएंगे कि ये घटनाएं कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, क्योंकि प्रकृति में हर एक एक्शन का एक रिएक्शन है। इसी वजह से हम सब इन्हीं घटनाओं की वजह से, इन्हीं इवेंट्स की वजह से एक दूसरे पर निर्भर हैं। जैसे मैंने कहा, व्यवसायिक कृषि और साथ ही साथ औद्योगिक गतिविधियां, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, ये दोनों आज कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के, हमारे विकास के मूलभूत स्तंभ बन चुके हैं। चाहे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो, औद्योगिकीकरण हो, व्यवसायिक कृषि हो, ये कहीं ना कहीं जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारी जो आर्थिक विकास है, हमारी आमदनी, हमारी खाद्य सुरक्षा, इन सब का एक तरह से मूलभूत आधार बन चुके हैं। और इसमें कोई परेशानी भी नहीं है। परंतु परेशानी कब आती है? परेशानी तब आती है जब हम इसके जो शॉर्ट टर्म लाभ हैं वो तो देख पा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हमें इसके जो लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लाभ हैं वो नहीं मिल पा रहे। मैं आपको इसका एक जीता जागता उदाहरण दूंगी। 2019 में केरला फ्लड आए थे। केरला फ्लड में 121 लोगों की मौत हुई थी और 14,500 से भी ज्यादा घर प्रभावित हुए थे, और साथ ही साथ 1700 से भी ज्यादा जो घर थे वो ढेर हो चुके थे। तो ये पहली बार नहीं थी 2019 की
केरला में 2018 में भी एक बाढ़ आई थी जिसमें 450 लोग मरे थे, 40,000 करोड़ संपत्ति का नुकसान हुआ था। और जब पाया गया कि इसका प्रमुख कारण क्या था, तो इसका सिर्फ एक प्रमुख कारण था भारी वर्षा। मगर भारी वर्षा ऐसी वर्षा जो पूरे हफ्ते चली, और वो वर्षा जो बेमौसमी थी, जो अगस्त के महीने में आई। जबकि केरला में सामान्य रूप से साउथ वेस्ट मानसून जून से आके जुलाई तक समाप्त हो जाता है, पर 2018-2019 में पहले तो जुलाई तक कोई वर्षा हुई नहीं, एक अकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई, और अचानक से जुलाई के बाद अगस्त में बेमौसमी बारिश हो गई। तो इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो ये जलवायु परिवर्तन है, उसकी वजह से जो मौसम का जो पैटर्न है, उसको बिगाड़ने के लिए जलवायु परिवर्तन की कितनी बड़ी भूमिका है। एक और दूसरा जो मैं आपको इस केरला के फ्लड का एक और दूसरा कारण बताऊंगी। दूसरा कारण था वेस्टर्न घाट्स की गतिविधियां। अगर आप वेस्टर्न घाट्स को देखें तो वेस्टर्न घाट्स एक अपने आप में 1600 किलोमीटर की एक श्रृंखला है, पहाड़ों की श्रृंखला है। और ये जो पहाड़ों की जो श्रृंखला है, माउंटेन रेंजेस हमारे हिमालयस की तरह, ये वेस्टर्न कोस्ट के समांतर के पैरेलल चलती है। अब वेस्टर्न घाट्स में बहुत सारी इलीगल क्वेरिंग चल रही थी, साथ ही साथ ग्रेनाइट पत्थर की खुदाई हो रही थी, रेत के लिए पहाड़ को खोदा जा रहा था। दोनों पत्थर और रेत कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही थी, विस्फोटकों का प्रयोग हो रहा था पहाड़ को तोड़ने के लिए। उसके फलस्वरूप भूसंकलन, लैंडस्लाइड्स, उनकी जो घटनाएं थी वो बढ़ रही थी। साथ ही जो प्रमुख नदियां थी, बड़ी नदियां थी, उनमें बड़े बड़े विशालकाय बांध भी, यानी बांध मतलब डैम्स भी बनाए जा रहे थे। तो जलवायु परिवर्तन, खनिज के लिए खुदाई, पहाड़ों का अंधाधुंध कटाव, बड़े विशालकाय डैम्स का बनना, अब इन सब ने एक जो बाढ़ थी, एक सिंपल बाढ़ थी, उसको एक बहुत ही बड़ा तीव्र एक त्रासदी जैसा रूप दे दिया। और अगर हम वेस्टर्न घाट्स को देखें तो ये बहुत ही इकोलॉजिकली सेंसिटिव, एक बहुत ही संवेदनशील इलाका है, और ये हमारा बहुत बड़ा संसाधन है, क्योंकि 30% देश की प्रजाति सिर्फ वेस्टर्न घाट्स में ही विद्यमान करती है। अब केदारनाथ फ्लैश फ्लड की त्रासदी से तो हम सब अवगत हैं। जब 2013 में केदारनाथ फ्लैश फ्लड्स आए, तो कह सकते हैं कि 2004 की सुनामी के बाद ये सबसे वर्स्ट नेचुरल डिजास्टर था, पर इसे पूरी तरह से प्राकृतिक आपदा कहना गलत होगा। इस तबाही के बहुत सारे मानवीय रूपित कारण थे जिन्होंने इसको एक तरह से कंट्रीब्यूट किया। सबसे पहले, समय से पहले मॉनसून का आना, भारी वर्षा के चलते हुए ग्लेशियर्स का पिघलना, भूसंखलन की घटनाओं का बढ़ना, केदारनाथ घाटी में मंदाकिनी नदी के फ्लड प्लेन्स में कंस्ट्रक्शन का होना। तो ये जितने भी कारण थे, ये कहीं ना कहीं एक, जिसे हम कह सकते थे कि एक छोटा सा नेचुरल डिजास्टर हो सकता था, ये कहीं ना कहीं इस एक छोटे से नेचुरल डिजास्टर ने एक बड़ी त्रासदी, एक बड़ी ट्रेजेडी का रूप ले लिया। मैं ये उदाहरण आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि हम सबको चुनना है कि हम किस प्रकार का विकास चाहते हैं। हम एक अंधाधुंध विकास चाहते हैं, या फिर हम एक सस्टेनेबल विकास चाहते हैं, एक सतत विकास चाहते हैं, जहां हमारी इकोनॉमी है, यानी हमारी जो अर्थव्यवस्था है, और साथ ही साथ जो हमारी प्रकृति है, ये एक तरह से परस्पर तालमेल के साथ, एक परस्पर संतुलन के साथ चले, या फिर एक अंधाधुंध विकास हो। क्या हम शॉर्ट गोल्स की तरफ देख रहे हैं, क्या हम छोटे लक्ष्य की तरफ देख रहे हैं, या फिर हम एक विजनरी की तरह, एक प्लानिंग करने वाले विजनरी ह्यूमन बींग्स की तरह देख रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म से सोच रहा है। जितने भी मैंने आपको संसाधन पहले वर्णित किए, चाहे हमारी जल, जंगल, जमीन, वायु, ये अपने आप में देखिए तो समय जैसे जैसे समय बीत रहा है, ये सारे जो संसाधन हैं
आने वाले समय में, और अभी भी हो रहा है, इनमें तनाव हो रहा है, प्रकट हो रहा है मनुष्य के बीच में। कहीं ना कहीं इन संसाधनों की कमी होने के कारण मनुष्य के बीच में तनाव बढ़ रहा है। और जैसे जैसे ये जो रिसोर्स क्राइसिस हैं ये बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे मनुष्य इस रिसोर्स क्राइसिस को दूर करने के लिए फिर से प्रकृति पर जोर डालने वाला है। और जैसे जैसे प्रकृति पे जोर डाला जाएगा, वैसे वैसे ये संसाधन और भी तनाव पे आ जाएंगे। तो आप देखेंगे कि हम कैसे एक एंडलेस चक्र, यानी एक अंधाधुन जो एंडलेस साइकिल होता है, एक अंधाधुन जो चक्र है, उसमें किस तरह से फंस चुके हैं। और ये जो अंतहीन जो चक्र है, उसको ये है, सबसे पहले जलवायु पर जो परिवर्तन है यानी क्लाइमेट चेंज है, उसकी प्रक्रिया पे ध्यान देने की जरूरत है। हम क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन की बात करते हैं। देखिए, क्लाइमेट चेंज एक बहुत फास्ट प्रोसेस है। मैंने आपको बताया, आदि मानव के समय से हम धीरे धीरे इवॉल्व होके आज मॉडर्न मैन हैं। तो कहीं ना कहीं हमने धीरे धीरे स्लोली इवॉल्व किया है, और क्लाइमेट चेंज जितना एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा रेट है। तो मनुष्य के लिए क्लाइमेट चेंज में अडॉप्ट करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। मगर एक दूसरी चीज है जिस पे ध्यान दिया जा सकता है, वो है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, यानी जलवायु परिवर्तन की जो प्रक्रिया है उसको धीमा किया जा सकता है। और उसके लिए हमें दो चीजों पे काम करने की जरूरत है। पहला क्लाइमेट पॉलिसी, और दूसरा क्लाइमेट एक्शन। इंडिया के पास आज रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, नोटिफिकेशंस हैं, गाइडलाइंस हैं। हमारे पास एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। और इन लेजिस्लेटिव मेजर्स के अंतर्गत पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत सारे पहल, बहुत सारे इनिशिएटिव्स किए गए हैं और किए भी जा रहे हैं। परंतु अगर मैं जलवायु परिवर्तन से की रिलेटेड अगर पॉलिसी की बात करूं कि सिर्फ जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्या पॉलिसीज हैं, तो आप पाएंगे कि इंडिया में इससे संबंधित दो डॉक्यूमेंट्स हैं। पहला हमारा नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 2018 है, ये राष्ट्रीय स्तर पे है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हमारे पास INDC है, यानी इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कमिटमेंट 2015। अब मैं आपका ध्यान पहले वाले राष्ट्रीय स्तर पे जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC है, उस पे लाना चाहूंगी। इसके अंतर्गत बहुत सारे मिशंस लॉन्च हुए हैं, और बहुत सारे मिशन आपने सुने भी होंगे। पहला मिशन है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यानी एक सतत तरह से एग्रीकल्चर का विकास। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में बहुत सारे मॉडल्स डेवलप करने की जरूरत है, जो किसी एक पर्टिकुलर एग्रो क्लाइमेटिक जोन है उसको सूट करे। यानी हर एक एग्रो क्लाइमेटिक जोन का एक पर्टिकुलर सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल मॉडल हो। अगर महाराष्ट्र को देखें तो वहां पे 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं। वैसे ही हमारे उत्तराखंड को एग्रीकल्चर पॉलिसी को आप उठा लीजिए, वहां पे आप पाएंगे कि पूरा जो उत्तराखंड राज्य है वो 4 जोन्स में, 4 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइडेड है। अब देखिए, प्रत्येक एग्रो क्लाइमेटिक जोन की एक तरह से एक विशेषता है, चाहे उसकी जियोग्राफी हो गई, चाहे उसकी टोपोग्राफी हो गई, चाहे उसकी कल्चर हो गया। वो हर एक जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वो अपने आप में बहुत ही यूनिक है। उसकी एक यूनिक, एक विशेष ऊंचाई है, उसकी एक मिट्टी है, उसका एक रेनफॉल पैटर्न है, उसका एक क्रॉपिंग पैटर्न है, उसकी एक कृषि स्थिति है। अब ये सारे के सारे हमारे आंकड़े हैं जो हर एक जोन के लिए एक तरह से विशेष हैं, एक तरह से स्पेशल है। तो इन आंकड़ों की वजह की हेल्प से, इन आंकड़ों की सहायता से क्या विशेष यानी कस्टमाइज्ड एग्रीकल्चरल पॉलिसी को डेवलप कर सकते हैं। ही एक और चीज भी है, अगर आप पूरे समस्त देश को देखिए तो आप पाएंगे कि हमारे पूरे समस्त देश में स्पेशल एग्रीकल्चरल जोन्स हैं। और इन स्पेशल एग्रीकल्चरल जोन्स में लघु इंडस्ट्रीज हैं, यानी लघु उद्योग, कृषि आधारित लघु उद्योग को बढ़ावा देने की जरूरत है।
और दूसरी बात, वहाँ के जितने भी लोकल इंडिजिनस एग्रो प्रैक्टिसेस हैं, यानी वहाँ की जो पारंपरिक तरह से खेती की जाती है, उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा देने की आवश्यकता है। और इसमें मैं एक स्पेशल बात कहना चाहूँगी कि इन एग्रीकल्चरल जोन्स, ये जो स्पेशल एग्रीकल्चरल जोन्स हैं, इनमें कहीं ना कहीं जो नॉन एग्रीकल्चरल कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ जो कमर्शियल हैं मगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है, या जैसे फार्म लैंड को एग्रीकल्चरल जो लैंड है उनको इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के लिए बेचा जाना, जो जिनका रिलेशन कृषि आधारित नहीं है, जो कृषि आधारित नहीं है, तो ऐसी चीज़ों पे कहीं ना कहीं एक रोक लगानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के ही थ्रू जब हम एक तरह से अपने पारंपरिक खेती को एक मॉडल की तरह से दिखाएंगे और साथ ही साथ हम वहाँ पे लाइवलीहुड बढ़ाने के लिए लघु उद्योग को बढ़ावा देंगे, तो हम एक तरह से पाएंगे कि पूरे देश में भिन्न भिन्न यानी डिफरेंट और साथ ही साथ डाइवर्स एग्रोकल्चरल हॉटस्पॉट्स पूरे समस्त देश में विकसित किए जा सकते हैं। अब मैं दूसरे मिशन पे आपका ध्यान लाना चाहूंगी। एक है नेशनल मिशन फॉर एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, और एक और मिशन है जिसके बारे में आपने बहुत लोगों ने सुना होगा, ग्रीन इंडिया मिशन। तो इन मिशन के बारे में अगर बात की जाए तो देश को एक क्लियर कट ग्रीन हाउस गैस इमिशन रिडक्शन टारगेट चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस संबंध में एक लीगल ट्रीटी भी हुई थी जिसे हम क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं 1997। फिर एक पेरिस एग्रीमेंट हुआ 2015 में। अब उस एग्रीमेंट में देखिए, चाहे आप अमीर देश हो, चाहे आप डेवलप नेशन हो जैसे यूरोप, चाहे आप एक बहुत ही लीस्ट डेवलप्ड कंट्री हो जैसे अफ्रीका, या फिर एक हमारी तरह एक डेवलपिंग नेशन जैसे इंडिया, तो कहीं ना कहीं अमीर देश हो, गरीब देश हो, कोई भी देश हो, उन सब ने रियलाइज किया, 196 पार्टीज एक छत के नीचे आई और उन्होंने रियलाइज किया कि ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है उसको कम करने की जरूरत है। तो इसके तहत एक ग्लोबल टेम्परेचर की लिमिट निर्धारित हुई कि हम 1.5 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल, इससे ऊपर ग्लोबल टेम्परेचर को राइज नहीं होने देंगे। तो एक ग्लोबल वार्मिंग की जो एक लिमिट है उसकी बात की गई, उसको निर्धारित किया गया। और इसमें सबसे प्रमुख बात ये थी कि मानव द्वारा निर्मित जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको 45% तक कम किया जाए 2010 के लेवल में 2030 तक। और एक और बात हुई कि हम पूरा विश्व, हमसे मतलब पूरा विश्व 2050 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। तो देखिए, ये अपने आप में एक बहुत अच्छा कदम है, मगर एक बहुत एम्बिशियस टारगेट भी है। और इस एम्बिशियस टारगेट को पूरा करने के लिए हमें क्लाइमेट रिलेटेड डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजीज को डेवलप करना है, इनको निर्धारित करना है। बहुत सारे क्लाइमेट एक्शंस हैं जिनसे आप अवगत भी हैं और मेरे बहुत सारे साथी उनको प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। पहला, अगर हम खेती के विभिन्न तरीकों की बात करें तो हमारे पास नेचुरल फार्मिंग है, हमारे पास ऑर्गेनिक फार्मिंग है, पर्माकल्चर है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है, एग्रो फॉरेस्ट्री है, मिक्स्ड फार्मिंग है। और साथ ही साथ अगर हम पानी की, वाटर रिसोर्स क्राइसिस की बात करें तो पानी की समस्या से निपटने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसमें बारिश के पानी को इकट्ठा करके इस्तेमाल किया जाए, वो काफ़ी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथ ही साथ नालों का जीर्णोद्धार करने हेतु वाटर रिजर्वायर्स बनाना, खाल कंती खोदना, ये सब अपने आप में एक स्प्रिंग रेजुनेशन की टेक्निक्स के लिए उपयोगी है। तो ये अपने आप में क्लाइमेट एक्शंस हैं, ऐसे बहुत सारे क्लाइमेट एक्शंस हैं। मगर ये जितने भी छोटे छोटे लेवल पे जितने भी कदम उठाए जाएं, ये अपने आप में कहीं ना कहीं पूरे क्लाइमेट चेंज जो मैक्रो लेवल पे, ये जो माइक्रो लेवल पे जो हम कदम उठा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मैक्रो लेवल पे क्लाइमेट चेंज की जो प्रक्रिया है उसको धीमा करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब मैं आपका एक मिशन है नेशनल मिशन फॉर एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, उस पे ध्यान लाना चाहूँगी। अगर हम उत्तराखंड को और जितने भी पहाड़ी इलाके हैं उनको देखें तो आप पाएंगे कि हमारा जो रेन्यूएबल एनर्जी टारगेट है, यानी ऊर्जा का जो क्षेत्र है, उसमें रेन्यूएबल एनर्जी टारगेट को पूरा करने के लिए जितने भी मिनी,
जितने भी माइक्रो, जितने भी पीको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, ये अपने आप में रेन्यूएबल एनर्जी टारगेट पूरा करने के लिए बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं अगर इस पे ध्यान दिया जाए। जैसे पीको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो 5 किलोवाट के अंतर्गत पावर जनरेट कर सकता है। देखिए, जो बड़े बांध हैं, जो विशालकाय बांध है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, उनकी अपनी एक तरह की भूमिका है। पहाड़ों के जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें जो बिजली पैदा होती है वो कहीं ना कहीं जाके जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उनको मिलती है, उनसे वस्तुएं पैदा होती हैं, वस्तुएं हमें मिलती हैं। दूसरा, जो भी बिजली है वो जाके समतल जो इलाका है वहाँ के घरों को बिजली प्रोवाइड करती है। मगर अगर पहाड़ी इलाके को देखा जाए तो वहाँ पे एक तरह से एनर्जी डिसेंट्रलाइजेशन और वहाँ की एक लोकलाइज्ड इकोनॉमी क्रिएट करने में ये जो स्मॉल लेवल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, ये एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। उदाहरण देना चाहूंगी मैं आपको घराट का, वाटर मिल्स का, जिसका एवरेज पावर आउटपुट 1 किलोवाट से 1.5 किलोवाट के बीच होता है और इससे 4 से 8 किलो आटा प्रति घंटा पिस सकता है। साथ ही ये घरों में ऊर्जा, लाइटिंग प्रोवाइड करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जब आप इन वाटर मिल्स को देखिए, घराट को देखिए, तो आप ये जो घराट है ये आपको डोईवाला में भी मिल जाएंगे, यही घराट आपको उत्तरकाशी में भी मिल जाएंगे और यही घराट आपको हिमाचल में भी मिल जाएंगे। और वैसे ही घराट, वैसे ही वाटर मिल्स आपको यूरोप में भी मिल जाएंगी। परंतु कहीं ना कहीं जो यूरोपियन वाटर मिल्स हैं, उनकी जो एनर्जी एफिशिएंसी है, उनकी जो एनर्जी टेक्नोलॉजी है, वो इंडियन वाटर मिल्स के मुकाबले ज़्यादा है। तो वहाँ आवश्यकता है कि टेक्नोलॉजिकल जो एफिशिएंसी है वहाँ की, उनको इंपोर्ट करके हमारे यहाँ की जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है उसके साथ कैसे मिलाया जाए, कैसे एमलगेट किया जाए, ताकि पारंपरिक ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी को और भी एफिशिएंटली इस्तेमाल किया जाए और ग्रीन टेक्नोलॉजी पर ध्यान दिया जाए। मुझे लगता है देश के नागरिक होने के, जितने भी देश के नागरिक हैं, मुझे लगता है कि हम सबको जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड जितने भी पॉलिसीज हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। उनको समझना, उनको सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम ज़रूरी मॉडिफिकेशंस, ज़रूरी सुझाव दे पाएंगे। उसका एक कारण है, क्योंकि अब जब हम पॉलिसीज की बात करते हैं, अब ये पॉलिसी उच्च स्तर की बात नहीं रह गई। ग्राउंड लेवल पर भी इन पॉलिसीज बेस्ड जो एक्शंस हैं उनका कहीं ना कहीं प्रभाव ग्राउंड लेवल पे भी महसूस होने लगा है। तो एक तरफ हायर लेवल पे हमारे पास एक्सपर्टीज है और दूसरी तरफ ग्राउंड लेवल पे हमारे पास अनुभवी, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। तो आज हमें बॉटम से अप अप्रोच तो चाहिए ही, बट साथ ही साथ अप से लेके बॉटम अप्रोच भी चाहिए। तो इन दोनों अप्रोचेस को अगर तालमेल से चलाया जाए तो एक तरह से नॉलेज और एक्सपीरियंस, उन दोनों का एक सर्कल बन जाएगा और ये दोनों जो नॉलेज और एक्सपीरियंस है ये साइमल्टेनियसली फ्लो करेगी। साथ ही कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करने के लिए तो मैंने आपको बताया बहुत सारे क्लाइमेट एक्शंस हैं जो आप मुझसे ज़्यादा जानते होंगे। तो ये बहुत सारे एक्शंस हैं जिन पे भी काम करना बहुत ज़रूरी है। और ये इन पे काम करना क्यों ज़रूरी है, क्लाइमेट पॉलिसी और क्लाइमेट एक्शंस पे? क्योंकि आज देखिए, जितने भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड घटनाएं हैं, आज वो उच्च स्तर की बात नहीं रह गई, बल्कि क्लाइमेट चेंज का जो प्रभाव है वो हमारी हेल्थ पे पड़ रहा है, हमारी आमदनी पे पड़ रहा है, हमारे लाइवलीहुड पे पड़ रहा है और हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उन पे भी इनका दुष्प्रभाव पड़ रहा है और आगे भी पड़ता रहेगा अगर हमने इस अंतहीन चक्र को, इस एंडलेस साइकिल को नहीं रोका। तो ये थी मेरी राय प्राकृतिक संसाधन और जलवायु परिवर्तन पे। आपके कुछ इनपुट्स, आपके कुछ सवाल अगर आप कुछ पूछना चाहें तो बहुत स्वागत है। और साथ ही अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।